हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टॉपिक शाम में। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोस्टेड हैं, साथ ही साथ भाई रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब कर चुके हैं। तो जानेंगे सीजीएल का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, साथ ही साथ क्या इनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी रही, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट की हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। थैंक यू श्याम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार गौतम है, बेसिकली उन्नाव से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से। इसके बाद मैंने मेरे प्रीवियस जॉब जो था वो इंडियन रेलवेज़ में था, शिकोहाबाद स्टेशन पे। उसके बाद देन मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली ज्वाइन किया। ठीक है, तो अरुण भाई जो सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस है कितने स्टेज में एग्ज़ाम कंप्लीट होता है? सीजीएल का एग्ज़ाम 4 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले होता है प्री एग्ज़ाम, उसके बाद होता है मेंस एग्ज़ाम, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। जिन चारों प्रोसेस को आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आने के बाद ही आपको जॉब मिलती है। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितना टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए? प्री एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इसमें आपको 1 घंटा मिलता है, जो जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 मार्क्स के ईच सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के। आपको ये सारे सेक्शन सॉल्व करने होते हैं 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद प्री को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस में एंट्री मिलती है। मेंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं? मेंस में 2 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश और मैथ, जिसमें मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं, वो पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो आपको ये मेंस के लिए क्लियर करना होता है। मेंस में केवल मैथ्स और इंग्लिश आती है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगला आता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपके 2 चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, एक लेटर पूछा जाता है और एक ऐसे पूछा जाता है। ऐसे और लेटर आपको दोनों लिखने होते हैं, दोनों कंपलसरी होते हैं। ठीक है। हाँ, तो अरुण भाई आपने जैसे बताया है प्री एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो जिसमें सब्जेक्ट इंग्लिश है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए? इंग्लिश सब्जेक्ट बेसिकली 3 सेक्शंस पे डिपेंड करता है आपका, ग्रामर, वोकैब्स और कॉम्प्रहेंसन। सबसे पहले अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने पड़ेंगे, टेंसेस वगैरह हो गए, या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप एसपी बख्शी या कोई भी नॉर्मल बुक आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका वोकैब सेक्शन आता है, ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन पे और इंग्लिश की प्रिपरेशन पे। तो उसके लिए तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर तीनों चीज़ों का सम लेंगे तो आप केडी कैंपस बुक ले सकते हैं या किरण की बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन आप आगे बढ़ते हो कॉम्प्रहेंसन पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल सीजीएल के ही लिए नहीं, अदर भी जो भी आप एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर आपका कॉम्प्रहेंसन मजबूत है। इसलिए आपको सारे ही सेक्शंस को लेके चलना है। कॉम्प्रहेंसन को मजबूत करने के लिए आप कोई भी स्टोरी पढ़ सकते हो या कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल। वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ो जो आपके जीके मजबूत कर दें आपकी, क्योंकि जीके सेक्शन भी आता है एग्ज़ाम में। तो आप स्पोर्ट्स न्यूज़ के पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ सकते हो, या नेशनल न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट है, या आप इकोनॉमी सेक्शन पे जा सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। आरबीआई से रिलेटेड कोई भी पैसेज पढ़ सकते हो, या आप स्पोर्ट्स से या अदर ऐसे कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका कॉम्प्रहेंसन भी मजबूत होता है, साथ में आपको जीके के लिए भी बेनिफिट मिलता है। तो गाइस समझ सकते हैं, आपको जो जीएस का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश का भी पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अरुण भाई मैथ सब्जेक्ट भी स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, साथ साथ मैथ सब्जेक्ट के लिए अच्छे से नंबर कैसे ऑब्टेन करें? मैथ सब्जेक्ट अगर आपका बेसिक बहुत ही मजबूत, बिल्कुल कमज़ोर है, अगर आप बिगिनर्स हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सबसे पहले क्लास 8 to 10 एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं मैथ्स की, उसको आप सॉल्व कर लो। एक बार आपको आइडिया लग जाएगा, आपको फार्मूले वगैरह याद हो जाएंगे,
तब आप आगे कॉम्पिटेटिव बुक्स पे जा सकते हो। उससे क्या आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपके फार्मूले याद हो जाएंगे, थ्योरम्स वगैरह याद हो जाएंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको लेके चलना ही है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद आप कोई भी मॉडल बुक अगर आप बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सारे टॉपिक्स दिमाग में एक साथ चलने चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हर एक टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हो तो आप एक चैप्टर को सॉल्व करने के बाद जब अगले चैप्टर पे बढ़ते हो तो आप पीछे का भूलते जाते हो। इसलिए आप ऐसा करो कि सारे क्वेश्चंस आपको मिसलिनियस के तौर पे मिल जाएं। आप स्पीड टेस्ट दे सकते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और स्पीड टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है तो आपको स्पीड टेस्ट देते ही रहना होगा, तभी आपकी स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, और आपको ये पता चलता रहे, बीच बीच में ये पता चलता रहेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह रही है, या किस पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं आपको तो इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना है, मैथ्स में कम आते हैं तो मैथ्स पे देना है। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। मतलब मैथ सब्जेक्ट के लिए जो प्रीवियस पेपर लगाएं तभी लगाएं जब पूरे सिलेबस को एनालिसिस कर जब चुके आप हों। एनालिसिस कर चुके हों, जब आपको सारे फार्मूले याद हों, एक बार आप सारे चैप्टर लगा चुके हों या एक बार आप सारे चैप्टर को समझ चुके हों, उसके बाद आप प्रीवियस पेपर्स लगाएं और स्पीड टेस्ट दें। ठीक है, तो गाइस समझ सकते हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जीए सब्जेक्ट, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें करंट अफेयर्स है जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है। तो करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ का पढ़ना चाहिए एग्जाम देने से पहले, साथ साथ जीए सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए? करंट अफेयर्स आप 6 महीने पहले तक का पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगातार साल भर से ट्रेंडिंग में चलता चला आ रहा है, या कोई ऐसी न्यूज़ है या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, जो मॉडल बुक है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। इसके अलावा जीएस इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको तो कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आ जाएगा। तो आपको लूसेंट पढ़नी है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए ज़रूर, और अगर मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो सारे डिटेल में होते हैं, और जितने भी प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के या आने वाले जो विज़न होता है उनका, वो पता होता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप टैकल कर पाओगे। तो गाइस समझ सकते हैं अरुण भाई ने बताया जितने भी इवेंट हुए हैं, अपकमिंग डेज में होने वाले हैं या प्रीवियस डेज में जो हुए हैं, उनको आपको नोट डाउन करते रहना है और उन पर ज़्यादा फोकस करना है, अपडेटेड रहना है। अब करंट अफेयर्स के लिए आपको अपडेटेड रहना है परमानेंट। ये केवल इसी एग्ज़ाम के नहीं, आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। ठीक है अरुण भाई, नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है, कैसे नंबर अच्छे ऑब्टेन करें? जो रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें फुल नंबर लेके आ सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट पेरेंट्स क्या करते हैं कि इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इजी भी है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के आने लगे। तो आपको रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर सकते हो, आपको कोई बुक लेने की खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप एक बुक लेके उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। बाकी उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, ये सब क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ट्रिकी पूछने लगे हैं। तो इनको आपको करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं और अपना स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और मेरिट, यही सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से मेरिट बनती है आप। तो आपको ये सब करते रहना है, प्रैक्टिस तो करते रहना है। गाइस समझ सकते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, रीजनिंग सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो। अरुण भाई नेक्स्ट है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में जिसमें मैथ और इंग्लिश पूछा जाता है, मेंस एग्ज़ाम के लिए वही स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए जो प्री एग्ज़ाम में फॉलो किया था, उसके लिए कुछ अलग फॉलो करना चाहिए? नहीं, आप प्री के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि मेंस का एक अलग लेवल होता है। आप प्री में आपको 4 सेक्शंस तैयार करने थे, अभी आपको केवल 2 करने हैं और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। जब आप स्पीड टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी मैथ्स की तैयारी और इंग्लिश की तैयारी में कौन सी तैयारी ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आपको इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिल पाता है प्री के बाद और मेंस के बीच में। मुश्किल से 2 या ढाई 3 महीने मिलता है।
इन केस कभी कभी 4-5 महीने भी मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ इतना ही टाइम मिलता है। इस टाइम में आपको दोनों सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। आपका जो टॉपिक वीक हो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो है ये आपकी जॉब डिसाइड करती है कि आपकी पक्की है कि नहीं है, क्योंकि आपको मेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है मेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि आपको एक उम्मीद मिल चुकी होती है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया तो शायद मेंस में हो जाएगा। इसलिए उसके लिए आप अलग से बुक ले सकते हैं जो एडवांस होती हैं। थोड़ा एडवांस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देनी है। अर्थमेटिक से आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे आता है। उसमें अर्थमेटिक बहुत ही कम पूछी जाती है। तो आप एडवांस पोर्शन अपना मजबूत रखिए। आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं। आप स्पीड टेस्ट ज़रूर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड टेस्ट में ही जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में होते हैं वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आपके टॉपिक्स को आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आपका टॉपिक कौन सा कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है। स्पीड टेस्ट देने के बाद आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करिए, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा सही हो रहे हैं, आपको आइडिया मिलेगा। इंग्लिश के लिए भी आप मॉडल बुक्स लीजिए जो मेंस के लिए प्रॉपर बनी हुई हैं, उससे आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तब आप मेंस के लिए अपीयर होइए। लेकिन अगर आप मेंस के लिए प्री का पैटर्न फॉलो मत कीजिए, मेंस के लिए एक अलग ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। ठीक है अरुण भाई, आपने बताया मेंस में एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपने दोनों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की थी? मैंने सबसे पहले किरण की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे 10 ईयर पेपर्स, उसको सबसे पहले उठाया था। वो सारी बुक मैंने 1-1.5 महीने में ख़त्म कर दी थी। बाद के जो 2 महीने बचे थे उसमें मैंने केवल स्पीड टेस्ट वगैरह दिए थे। तो आप 1.5 महीने का टाइम ले सकते हैं। आप 1.5 महीने में वो दोनों बुक्स ख़त्म कीजिए, या आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक को ख़त्म कीजिए 1.5 महीने में। जो आपके आखिरी के 1.5 महीने बचते हैं उसमें आप केवल प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स के तो आप कर ही चुके हैं, स्पीड टेस्ट दीजिए लगातार। और जो नए क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कहीं से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से या यूट्यूब से, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं, तो उनके वीडियोस वगैरह देखिए। कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी जो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा खेल है। आपको कम समय में कई सारे क्वेश्चन करने हैं, और हालांकि 2 घंटे होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो इनफ नहीं है। वो बहुत ही कम टाइम होता है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। मेंस के एग्ज़ाम का लेवल यही होता है। वो 1 लाइनर तो आपको 100 में से कम 20-22 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शायद देखते हुए आ जाएं, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप जितनी अपनी स्पीड बढ़ा सको उतनी बढ़ाइए। आप यूट्यूब के किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, या अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। गाइस समझ सकते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा किक बक हो जाएगी। ठीक है अरुण भाई, आपने प्री एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, अपने प्रिपरेशन के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी की थी? मैंने बेसिक्स के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था। कानपुर में कोचिंग है रॉयल गार्डन्स, वहाँ पे मैंने बेसिक्स के लिए 3-4-6 महीने किए थे। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की थी। फिर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए भी सेल्फ स्टडी ही की थी। फिर सेल्फ स्टडी से ही आगे पूरा प्रोसेस किया था फाइनल। ठीक है, सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग आपने की थी, तो उसमें आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ने का? टाइम टेबल होता था, रात में खाना डिनर वगैरह करके बैठ जाते थे 10 बजे के आसपास। उसके बाद सुबह 3-4 बजे तक पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वैसे भी टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप थोड़ा सा अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो 3-4 बजे तक फिर सो गए, फिर सुबह उठते थे 8-9 बजे, फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ने लगे। हाँ, बीच में मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो शाम को जो 3-4 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक मैं केवल पढ़ाता था। और वो काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि वो सारे बच्चे NCERT बुक्स पढ़ते थे। वो क्लास 8th 9th 10th 11th के थे, तो उनकी बुक से उनके मैथ्स और इंग्लिश और साइंस, इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिली। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ाना चाहते हो तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल देगा। तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो उन बच्चों को जो आपकी वही सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो वो सब अगर आप उनको पढ़ाओगे तो आपका लेवल और भी तैयारी का अच्छा हो जाएगा। गाइस समझ सकते हैं टीचिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपके सभी चीज़ों को एक बरकरार रखती है, आपके प्रिपरेशन को, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप तैयार कर सकते हो केवल बच्चे को पढ़ा के।
जो शायद आप खुद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको अपने अंदर वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक है अरुण भाई, जैसे कि बॉयज़ के लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, हर फील्ड में हो, फैमिली का प्रेशर होता है, रिलेटिव प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर भी होता है। तो एक पेरेंट्स की इच्छाएं रहती हैं बॉयज़ से, इच्छा हैं, आशा हैं, अपेक्षा हैं, और ये अपेक्षित रहती हैं कि उनका जो सपना है, ड्रीम है, वो साकार करें। तो कितना चैलेंजेस होता है एक बॉयज़ के लिए उनके सपनों को साकार करने का? पेरेंट्स हों या रिलेटिव्स हों या सेल्फ, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लोग लाइफ में कुछ करें, क्योंकि हमारी जो स्टेटस है या हमारी जो रिस्पेक्ट है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, या क्या कर चुके हैं, या क्या अचीव कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो लोग जो है काफ़ी बातें करने लगते हैं, आपको डिमोरलाइज करने लगते हैं। एक टाइम आता है जब फैमिली भी बोलने लगती है कि यार कर नहीं तो क्या होगा, कब तक बैठ के खाएंगे। तो इस तरीके से होता है, आपको प्रिपरेशन लगातार करनी पड़ेगी। अब लड़कियों का क्या होता है कि अगर एक तरीके से वो बेचारी प्रिपरेशन करती हैं, कई फैमिली ऐसी होती है जो लड़कियों को नहीं इतना आगे पढ़ा पाती है, तो वो उनका एक अलग स्टेटस हो जाता है। लेकिन लड़के, उनको पढ़ाया ही जाता है और उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ में सारी जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको कैसे फेस करेंगे। फिर दूसरी बात ये कि शादी वादी का भी इशू हो जाता है, क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में आजकल लड़का चाहिए। बाकी इसीलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और सोशल ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको देखते रहना चाहिए। यही सब है। ठीक है अरुण भाई, दूसरा एक और है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, मेंस एग्ज़ाम हो जाता है बट आगे फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिसअपॉइंटेड रहते हैं। तो उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? जिन बच्चों का मतलब काफ़ी टाइम से वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। आप अगर एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करके लगातार एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेटजी में भी गलती हो सकती है। हो सकता है आप जो तैयारी कर रहे हो या जो बुक्स फॉलो कर रहे हो वो आउटडेटेड हो गई हो, वो पुरानी हो, जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो या आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो आप उस स्ट्रेटजी को चेंज करिए, उन बुक्स को चेंज करिए। बाकी कंटेंट लगभग वैसा ही होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्ट्रेटजी चेंज करने में। लेकिन एक बार करके एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नए जोश के साथ तैयारी करिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। क्योंकि असफलताएं जो होती हैं वही सफलता की सीढ़ी होती है। तो असफलताएं तो होंगी लाइफ में, अगर असफलता नहीं होगी तो हम लोग सफलता का मतलब नहीं समझेंगे। गाइस समझ सकते हैं, बिल्कुल हार नहीं मानना है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना है। ठीक है अरुण भाई, दूसरा एक और है, आपका इतना लंबा स्ट्रगल रहा और इतना एग्ज़ाम का जर्नी भी रहा, आप रेलवे डिपार्टमेंट में आपने जॉब किया है, देन आप इनकम टैक्स में हैं, किसको सक्सेस का क्रेडिट देना चाहेंगे? सक्सेस का क्रेडिट तो पेरेंट्स को देंगे, और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वही सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेती हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपकी लाइफ में तो आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और सेल्फ मोटिवेटेड आप तभी रहोगे जब प्रॉब्लम्स घेरे रहेंगी आपको हर वक्त, कि आप अगर आप ये नहीं किया तो क्या होगा। आपको डू एंड डाई सिचुएशन में प्रिपरेशन करनी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपको अपने कल के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आज आप मेहनत करोगे ही करोगे। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हर किसी ने, जो भी टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो सारा क्रेडिट तो लगभग पेरेंट्स को और टीचर्स को जाता है। ठीक, और उन बच्चों को भी जाता है जिनको मैंने पढ़ाया, क्योंकि उनको अगर मैं नहीं पढ़ाता तो शायद मेरी तैयारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको भी मेरा क्रेडिट जाता है। ठीक गाइज, ये सब था अरुण भाई का पूरा एग्जाम स्ट्रेटजी। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अरुण भाई ने सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, प्रीवियस पेपर हो, सभी बुक्स को हो, कैसे प्रिपरेशन करना है, सभी बुक्स को कैसे कवर करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ अरुण भाई की एग्जाम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं ना, अगर दूसरों के अगर अनुभव पे काम करो तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी सहज और सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। ये सब था, और अरुण भाई ने सभी चीज़ों के बारे में प्रूफलिंग किया है। और कोई भी डाउट रहा हो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे देना। वीडियो कैसा लगा हो लाइक एंड कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।